नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद राज में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर गणित के पवन की बुक के बहुविकल्पीय प्रश्नों का मॉक टेस्ट कराऊंगा। तो इसके लिए मेरे वीडियो को एंड तक देखिए और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए देखते हैं मॉक टेस्ट का पहला क्वेश्चन। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है साइन थीटा बराबर 1/√2 हो तो थीटा का मान होगा। साइन थीटा बराबर 1/√2 हो तो थीटा का मान होगा। तो देखिए, चार ऑप्शन दिए हुए हैं। चारों ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन चुन करके 25 से 30 सेकंड में तुरंत बताना है। तो देखिए, पहला ऑप्शन है इसका, देखिए 0 डिग्री, दूसरा ऑप्शन है 30 डिग्री, तीसरा ऑप्शन है 45 डिग्री और चौथा ऑप्शन है 90 डिग्री। तो देखिए, इसका जो सा ऑप्शन है सही हो जाएगा 45 डिग्री। देखिए, साइन में जो है 1/√2 जो है ये 45 डिग्री का मान होता है। तो यहाँ पर देखिए साइन थीटा जो है इस तरीके से साइन थीटा बराबर लिख लेंगे साइन 45 डिग्री और फिर जो है साइन 45 डिग्री लिख करके फिर यहाँ पर देखिए साइन हटा देंगे तो यहाँ पर थीटा बराबर हो जाएगा 45 डिग्री। तो इस प्रकार से जो है थीटा का मान 45 डिग्री आ जाएगा, यानी कि इसका जो सा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 - साइन स्क्वायर ए और फिर देखिए दूसरे ब्रैकेट में है 1 + tan स्क्वायर ए का मान होगा, यानी कि इसका मान बताना है। तो देखिए, पहला ऑप्शन है इसका 0, दूसरा ऑप्शन है 1, तीसरा ऑप्शन है 2 और चौथा ऑप्शन है cos a। तो देखिए, इसका जो बा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 1 - साइन स्क्वायर ए बराबर होता है, देखिए कास स्क्वायर है, यानी कि इसकी जगह पर लिख लेंगे कास स्क्वायर ए और उसके बाद फिर 1 + tan स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए। सेक यहाँ पर देखिए गड़बड़ हो गया है, यहाँ पर 1 - साइन स्क्वायर ए हो जाएगा कास स्क्वायर ए और उसके बाद फिर देखिए बीच में गुणे का चिन्ह है तो यहाँ पर गुणा लगाएंगे और फिर 1 + tan स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर ए। तो इस प्रकार से लिख लेंगे और उसके बाद फिर देखिए जो सेक होता है वो कास का उल्टा होता है और कास जो है वो सेक का उल्टा होता है। तो इन दोनों की जगह पर एक को चेंज कर लेंगे, यानी कि जैसे कास स्क्वायर ए को चेंज करेंगे तो यहाँ पर 1/सेक स्क्वायर ए इस तरीके से लिख लेंगे और फिर इनटू यहाँ पर हो जाएगा सेक स्क्वायर ए और फिर यहाँ पर देखिए सेक से सेक कट जाएगा और फिर यहाँ पर 1 बच जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसका जो बा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेलन के वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है। बेलन के वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है। तो देखिए, इसका पहला ऑप्शन है 2πrh, दूसरा ऑप्शन है 2πh, तीसरा ऑप्शन है 2πrh², फिर चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इसका जो आ ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बेलन के वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है 2πrh। फिर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है शंकु की तिरछी ऊंचाई होती है। शंकु की तिरछी ऊंचाई होती है। तो देखिए, इसका पहला ऑप्शन है L² = h + r, फिर दूसरा ऑप्शन है h² + r², फिर तीसरा ऑप्शन है L = √h² + r² और फिर चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इसका जो सा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा L = √h² + r², यानी कि शंकु की तिरछी ऊंचाई का फार्मूला क्या हो जाएगा L = √h² + r², यानी कि इसका जो सा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 9 पाई सेंटीमीटर है तो उसके आधार का व्यास होगा, यानी कि लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल यहाँ पर दिया हुआ है और आधार का व्यास बताना है। तो देखिए, पहला ऑप्शन है इसका 2 सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन है 3 सेंटीमीटर और तीसरा ऑप्शन है 6 सेंटीमीटर और चौथा ऑप्शन है 4 सेंटीमीटर। तो देखिए, इसका जो सा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। देखिए, यहाँ लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो देखिए, आधार का क्षेत्रफल होता है
पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर इस तरीके से पाई आर स्क्वायर बराबर देखिए दिया हुआ है 9 पाई, इस तरीके से लिख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और फिर यहाँ पर आर बराबर देखिए हो जाएगा √9 और √9 का यानी कि वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर त्रिज्या देखिए आ जाएगी 3 और जो व्यास होता है यहाँ पर व्यास पूछा गया तो जो व्यास होता है वो व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो यानी कि इस 3 का अगर 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका जो सा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि आधार का जो व्यास है वो कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर तथा त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है तो बेलन का आयतन होगा। तो देखिए पहला ऑप्शन है इसका 54 घन सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन है देखिए 54 पाई घन सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन है 108 घन सेंटीमीटर और चौथा ऑप्शन है 108 पाई घन सेंटीमीटर। तो देखिए इसका जो बा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 54 पाई घन सेंटीमीटर। तो देखिए इसमें जो है फार्मूला कौन से लगाएंगे, लंबवृत्तीय बेलन का आयतन, क्योंकि यहाँ पर जो है बेलन का आयतन पूछा गया है। तो देखिए लंबवृत्तीय बेलन का आयतन जो होता है वो क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर देखिए पाई आर स्क्वायर एच, इस तरीके से फार्मूला लगा देंगे। तो यहाँ पर पाई का मान देखिए रखना नहीं क्योंकि सभी में पाई दिया हुआ, तो यहाँ पाई का मान नहीं रखना है, यहाँ पर आर का मान रख लेंगे और पाई को ऐसे ही लिख लेंगे। तो देखिए आर का मान कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर कर लेंगे यानी कि यहाँ पर सीधे से 9 लिख लीजिए और उसके बाद एच दिया हुआ है 6, तो यहाँ पर 6 लिख लीजिए। अब यहाँ पर देखिए 6 9 54 हो जाएगा यानी कि 54 पाई घन सेंटीमीटर इसका आयतन हो जाएगा। यानी कि इसका जो बा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या आर तथा ऊंचाई 5 आर है उसका वक्र पृष्ठ होगा। एक बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या आर तथा ऊंचाई 5 आर है उसका वक्र पृष्ठ होगा। तो देखिए इसका पहला ऑप्शन है 10 पाई आर स्क्वायर वर्ग इकाई, दूसरा ऑप्शन है 10 पाई स्क्वायर वर्ग इकाई और तीसरा ऑप्शन है 5 पाई आर स्क्वायर वर्ग इकाई और चौथा है पाई आर स्क्वायर वर्ग इकाई। तो देखिए बेलन के वक्र पृष्ठ का फार्मूला होता है 2 पाई आर एच। तो यहाँ पर देखिए 2 पाई आर एच फार्मूला इस तरीके से लगा देंगे 2 पाई आर एच। अब यहाँ पर देखिए त्रिज्या दी हुई है आर और ऊंचाई दी हुई है 5 आर। तो यहाँ पर देखिए 2 लिखेंगे, पाई को पाई रहने देंगे और आर की जगह पर आर लिखेंगे और एच की जगह पर क्या लिखेंगे 5 आर, क्योंकि ऊंचाई जो है वो 5 आर दी हुई है। अब यहाँ पर देखिए 5 का गुणा 2 में करेंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा और 10 और यहाँ पर देखिए पाई है तो पाई लिखेंगे और उसके बाद फिर देखिए आर का आर से गुणा करेंगे तो आर स्क्वायर हो जाएगा। यानी 10 पाई आर स्क्वायर वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। यानी कि इसका जो आ ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर युगपत समीकरणों का हल निकालने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। युगपत समीकरण का हल निकालने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। तो देखिए पहला ऑप्शन है विलोपन विधि, दूसरा ऑप्शन है प्रतिस्थापन विधि, तीसरा ऑप्शन है आ व बा दोनों और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो सा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आ व बा दोनों। देखिए युगपत समीकरणों को विलोपन विधि से भी हल किया जाता है और प्रतिस्थापन विधि से भी हल किया जाता है। तो इसका जो सा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि 3 मेज और 5 कुर्सी का मूल्य 1000 रुपये है और 5 मेज और 2 कुर्सी का मूल्य 970 रुपये है तो एक कुर्सी तथा एक मेज का पृथक पृथक मूल्य होगा। तो देखिए पहला ऑप्शन है कुर्सी देखिए 110 रुपया, मेज 150 रुपया, फिर दूसरा ऑप्शन है कुर्सी 160 रुपया, मेज 130 रुपया और फिर तीसरा ऑप्शन है कुर्सी 110 रुपया और मेज 180 रुपया और फिर चौथा ऑप्शन है ज्ञात नहीं किया जा सकता।
तो देखिए इसका जो आ ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक कुर्सी का दाम 110 रुपये होगा और एक मेज का दाम 150 रुपया होगा। देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए इसकी दो समीकरण बनेंगी, यानी कि हम सबसे पहले मान लेंगे कि माना एक मेज का दाम x रुपया है तथा एक कुर्सी का दाम y रुपया है। तो इस प्रकार से देखिए पहली समीकरण बन जाएगी 3x + 5y बराबर 1000 कर लेंगे, ये समीकरण 1 हो जाएगी। और फिर दूसरी समीकरण हो जाएगी 5x + 2y बराबर 970। इस तरीके से दो समीकरण बन जाएंगी। और फिर दो समीकरणों को चाहे आप विलोपन विधि से हल कर लीजिए और चाहे प्रतिस्थापन विधि से हल कर लीजिए, दोनों से किसी से भी हल कर लीजिए तो आपका ये मान आ जाएगा, यानी कि एक कुर्सी का दाम 110 रुपये आ जाएगा और एक मेज का दाम 150 रुपये आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप किसी भी विधि से इसको हल कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। यदि दो अंकों की एक संख्या की दहाई का अंक इकाई के अंक से 3 कम है, यदि संख्या अंकों की जोड़ की 4 गुनी हो तो वह संख्या क्या होगी। देखिए पहला ऑप्शन है 14, दूसरा ऑप्शन है 25, तीसरा ऑप्शन है 36 और चौथा ऑप्शन है ज्ञात नहीं की जा सकती। तो देखिए इसका जो सा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 36। देखिए इसमें कहा गया है कि यदि दो अंकों की एक संख्या की दहाई का अंक इकाई के अंक से 3 कम है, यदि संख्या अंकों की जोड़ की 4 गुनी हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें भी क्या करेंगे, दो समीकरण बना लेंगे, यानी कि सबसे पहले हम जो है मान लेंगे कि माना इकाई का अंक x तथा दहाई का अंक y है। उसके बाद फिर संख्या मान लेंगे x + 10y और उसके बाद फिर जो है प्रथम शर्त से और द्वितीय शर्त से दो समीकरण बना लेंगे और फिर दोनों समीकरणों को हल कर लेंगे और फिर x y के जो मान निकलेंगे उन्हीं को जो है संख्या में रख देंगे, यानी कि जो x + 10y संख्या माने हैं उसमें रख देंगे। तो इस प्रकार से जो है वो संख्या निकल आएगी। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी हो जाएगा, यानी कि इसका जो सा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है समीकरण 3x + y बराबर 4 और दूसरा समीकरण है x + 2y बराबर 3 का प्रतिस्थापन विधि से x एवं y का मान होगा। देखिए पहला ऑप्शन इसमें है x बराबर 2, दूसरा ऑप्शन है y बराबर 5 और फिर देखिए पहला ऑप्शन है x बराबर 2, y बराबर 5, दूसरा ऑप्शन है x बराबर 1, y बराबर 1 और फिर देखिए तीसरा ऑप्शन है x बराबर 4, y बराबर 6 और फिर चौथा ऑप्शन है x बराबर 2, y बराबर 4। तो देखिए इसका जो बा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। x बराबर 1 और y बराबर 1, यानी कि दो समीकरण दिए हुए हैं और इन दोनों समीकरणों को कहा गया है प्रतिस्थापन विधि से हल करना। तो प्रतिस्थापन विधि आप लोगों को बताई गई है, उस विधि से आप इसको सॉल्व करिए और x बराबर 1 और y बराबर 1 इसका मान आ जाएगा। देखिए ये सवाल जो है इस स्क्रीन पर सॉल्व नहीं किए जा सकते क्योंकि इनका जो सॉल्यूशन है वो बहुत लंबा जाएगा, इसलिए इनको सॉल्व करके नहीं बताया जा रहा है। तो इस प्रकार से अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। देखिए -5x² -x + 4 के गुणनखंड होंगे। देखिए पहला ऑप्शन है x + 5 और 2x - 1, दूसरा ऑप्शन है x + 3 और 2x + 1 और तीसरा ऑप्शन है 1 + x और 4 - 5x और फिर चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो सा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कहा गया है कि 5 - 5x² - x + 4 के गुणनखंड क्या होंगे, ये कहा गया है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो है x को तोड़ लेंगे, यानी कि जो 4 है 4 का पहले गुणा करेंगे 5 से, तो 4 × 5 = 20 हो जाएगा और 20 को तोड़ करके और जोड़ घटा करके हमको लाना है क्या 1। फिर यहाँ पर देखिए हो जाएगा -5x² और फिर जो है हो जाएगा माइनस का 5 × 4 = 20 होता है, यानी कि इस तरीके से कर दिया जाए 5x माइनस का और प्लस का
हो जाएगा 4x। तो यहाँ पर देखिए 5x में से 4x घटाएंगे तो माइनस का x आ जाएगा। तो इस प्रकार से माइनस का x हिलाना था और यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 4। इस तरीके से कर लेंगे। अब यहाँ से देखिए 5x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर देखिए बचेगा जो है 1 और यहाँ पर बचेगा यहाँ पर बचेगा x, क्योंकि जो है 5x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर देखिए x बच जाएगा और फिर यहाँ पर माइनस का 1 बच जाएगा और इसमें देखिए प्लस का 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा देखिए x प्लस 1 और यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी जो है प्लस बचेगा, क्योंकि जो है माइनस आगे कॉमन लिए हैं तो इसलिए प्लस बचेगा। और यहाँ से देखिए अब x प्लस 1 कॉमन ले लेंगे और यहाँ से बच जाएगा माइनस का 5x और प्लस का 4। तो इस प्रकार से देखिए इस 4 को अगर आगे लिख लें और इसको पीछे लिख लें तो देखिए इस ऑप्शन से मैच कर जाएगा, यानी कि इसका जो सा ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है समीकरण 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 के गुणनखंड होंगे। देखिए 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 के गुणनखंड करने हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन है x प्लस 5 2x माइनस 1 और फिर दूसरा ऑप्शन है x प्लस 3 2x प्लस 1 और फिर तीसरा ऑप्शन है 4x प्लस 1 और x माइनस 1 और फिर चौथा ऑप्शन है x प्लस 1 3x प्लस 1। तो देखिए इसका कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखिए सही ऑप्शन इसका कोई दिया नहीं, यानी कि इसमें अगर प्लस लगा होता तो इसका ये ऑप्शन सही मान लिया जाता, क्योंकि यहाँ पर देखिए 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 1 का गुणा 4 से करेंगे और फिर उसके गुणनखंड करेंगे और जोड़ घटा करके हमको 5 लाना है। तो कुल मिला करके हम जो है 4 में 1 जोड़ करके 5 ला सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से इसको किया जा सकता है कि 4x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस x और प्लस का 1, इस तरीके से इसको तोड़ा जा सकता है। और यहाँ से देखिए 4x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस का 1 और फिर जो है यहाँ पर देखिए प्लस का 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर देखिए x प्लस 1 हो जाएगा और फिर यहाँ पर देखिए इन दोनों में फिर x प्लस 1 कॉमन हो जाएगा और फिर जो है यहाँ से बचेगा 4x प्लस 1। तो इस प्रकार से देखिए इसका जो सा ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 4x प्लस 1 और x प्लस 1। इसके अलावा और कोई ऑप्शन इसका सही नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार से इसमें जो सही ऑप्शन है वो नहीं दिया गया है, यहाँ पर अगर प्लस लगा दिया जाए तो ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, यानी कि कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि क्वेश्चन यहाँ पर गलत दिया हुआ है या इसका सही ऑप्शन जो है वो नहीं दिया गया है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वृत्त का क्षेत्रफल। देखिए वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र बताना है। तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन है व्यास बराबर व्यास बटे 2, दूसरा ऑप्शन है 2 पाई आर, तीसरा ऑप्शन है पाई आर स्क्वायर और चौथा ऑप्शन है पाई आर क्यूब। तो देखिए इसका जो सा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। देखिए वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर और वृत्त की परिधि का फार्मूला होता है 2 पाई आर। तो ये विशेष रूप से आप लोग याद रखना, वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला होगा पाई आर स्क्वायर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वृत्ताकार मैदान की बाह्य त्रिज्या R1 व आंतरिक त्रिज्या R2 है, वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल होगा। तो देखिए यहाँ पर वृत्ताकार मैदान के क्षेत्रफल जो है क्षेत्रफल ज्ञात करना है और यहाँ पर जो है बाह्य त्रिज्या R1 और आंतरिक त्रिज्या R2 दी हुई है। तो देखिए पहला इसका ऑप्शन है पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर और फिर दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है पाई R1 स्क्वायर, फिर तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है पाई R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर और फिर चौथा ऑप्शन दिया हुआ है पाई R2 स्क्वायर। तो देखिए इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, क्योंकि देखिए वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला पाई R स्क्वायर होता है और यहाँ पर देखिए बाह्य त्रिज्या दी हुई है R1 और आंतरिक त्रिज्या दी हुई है R2। तो यहाँ पर देखिए जो है वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, यानी कि इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि एक वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या 7 मीटर है तो मैदान का क्षेत्रफल होगा। यदि एक वृत्ताकार
वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या 7 मीटर है, तो जो है मैदान का क्षेत्रफल होगा, यानी कि क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन है 22 मीटर स्क्वायर, और फिर दूसरा ऑप्शन है 154 मीटर स्क्वायर, और फिर तीसरा ऑप्शन है 49 वर्ग मीटर, और चौथा ऑप्शन है 44 वर्ग मीटर। तो देखिए इसका जो बा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 154 वर्ग मीटर, क्योंकि देखिए यहाँ वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या दी हुई है और मैदान का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए मैदान के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होगा, चूंकि मैदान वृत्ताकार है तो यहाँ पर वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला लगाएंगे, और वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए जो आर है वो कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखिए 22/7 रखेंगे पाई का मान, और गुणे कर देंगे यहाँ पर देखिए 7 का स्क्वायर यानी 7×7 = 49 हो जाएगा। अब यहाँ 7 से इसको काट देंगे तो 7×7 = 49 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर देखिए जो है 7 का 22 से गुणा कर देंगे तो देखिए 7×2 = 14, 14 का 4 और 7×2 = 14 और 1 15, यानी कि 154 हो जाएगा, यानी कि 154 वर्ग मीटर जो आया है यही इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका बा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 616 वर्ग मीटर है, इसका व्यास होगा। यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 616 वर्ग मीटर है तो इसका व्यास होगा। तो देखिए पहला ऑप्शन इसका 14 मीटर, दूसरा ऑप्शन है देखिए दूसरा ऑप्शन है 28 मीटर, तीसरा ऑप्शन है 56 मीटर, और चौथा ऑप्शन है 112 मीटर। तो फटाफट इसका सही आंसर आप लोग दीजिए। तो देखिए इसका जो बा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो देखिए वृत्त का जो क्षेत्रफल हो दिया हुआ है 616 वर्ग मीटर, और इसका व्यास ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला लगाएंगे। तो देखिए वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो देखिए पाई आर स्क्वायर बराबर कितना दिया हुआ है 616, यहाँ पर इस तरीके से लिख लेंगे, और उसके बाद फिर देखिए यहाँ से हम त्रिज्या निकाल लेंगे, यानी कि आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 616, और फिर देखिए यहाँ पर जो है पाई का मान रखेंगे 22/7, और उधर जब जाएगा तो यहाँ पर देखिए 7 गुणे में हो जाएगा और 22 जो है वो बटे में हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको 11 से सरल कर लेंगे तो देखिए 11 दूना 22 हो जाएगा, और यहाँ पर इसको 11 से काटेंगे तो 11 पछे 55 हो जाएगा, और फिर 11 छक्का 66 हो जाएगा, यानी कि ऊपर आ जाएगा 56। और अब जो है 56 को भी 2 से सरल कर लेंगे तो यहाँ पर देखिए 2 दूना 4 हो जाएगा, और 2 अठे 16 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 28। तो इस प्रकार से देखिए 28 आ गया है। 28 का क्या करेंगे 7 से गुणा करेंगे। तो देखिए 28 का जब 7 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर देखिए 7 × 8 = 56, 56 का 6 आ जाएगा देखिए, और उसके बाद फिर 7 दूनी 14, और 14 और 5 19, यानी कि 196 आ जाएगा। और फिर देखिए यहाँ पर ये आर स्क्वायर बराबर आया है 196, और जब आर मान निकालेंगे तो आर क्या हो जाएगा √196 हो जाएगा, और फिर जो है आर बराबर 196 का वर्गमूल निकालेंगे तो 196 का वर्गमूल आएगा 14, यानी कि आर का मान जो है कितना आ गया 14, यानी कि त्रिज्या यहाँ पर 14 आ चुकी है। और निकालना क्या है, निकालना इसका व्यास है। यहाँ पर देखिए कहा गया इसका व्यास होगा। तो देखिए व्यास जो होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है, तो 14 दूना क्या हो जाएगा 28, यानी कि त्रिज्या का 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका जो बा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। एक साइकिल के पहिए की त्रिज्या 7 मीटर है, 100 चक्कर लगाने में पहिया कितनी दूरी तय करेगा। एक साइकिल के पहिए की त्रिज्या 7 मीटर है, 100 चक्कर लगाने में पहिया कितनी दूरी तय करेगा। देखिए पहला ऑप्शन है 400 मीटर, दूसरा ऑप्शन है 410 मीटर, तीसरा ऑप्शन है 430 मीटर, और चौथा ऑप्शन है 4400 मीटर।
तो देखिए इसका जो द ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 4400 मीटर। देखिए यहाँ पर कहा गया है कि साइकिल के पहिए की त्रिज्या 7 मीटर है, तो 100 चक्कर लगाने में पहिया कितनी दूरी तय करेगा। तो देखिए यहाँ पर साइकिल के पहिए की त्रिज्या दी हुई है, तो यहाँ पर देखिए अगर पहिए की जो परिधि है वो अगर निकाल ली जाए तो यहाँ पर एक चक्कर में वो कितनी दूरी तय करेगी ये निकल आएगा, और फिर उसको जो है 100 से गुणा कर देना है, तो 100 चक्कर में वो कितनी दूरी तय करेगी वो यहाँ पर निकल आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे कि पहिए की परिधि निकाल लेंगे। तो देखिए परिधि का फार्मूला क्या होता है, तो परिधि का फार्मूला होता है 2πr, यानी कि पहिए की परिधि ये हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर 2 × 22/7 हो जाएगा पाई का मान, और फिर गुणे यहाँ पर देखिए त्रिज्या दी हुई है, देखिए 7 मीटर, तो यहाँ पर त्रिज्या की जगह पर 7 रख देंगे। अब 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और 22 दूना हो जाएगा 44, यानी कि यहाँ पर जो परिधि निकली है पहिए की वो कितनी निकली है 44 मीटर। अब देखिए जो परिधि निकली है वही एक चक्कर में तय की गई दूरी होगी। तो यहाँ पर देखिए एक चक्कर में वो 44 मीटर दूरी तय करती है, यानी कि जो पहिया है, तो 100 चक्कर लगाने में पहिया कितनी दूरी तय करेगी, तो यहाँ पर इसको 44 को 100 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर देखिए 4400 मीटर इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि इसका जो द ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल होता है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल होता है। तो देखिए इसका पहला ऑप्शन है एक समकोण, दूसरा ऑप्शन है दो समकोण, तीसरा ऑप्शन है चार समकोण, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो सा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा चार समकोण। देखिए कोई भी चतुर्भुज हो अगर उसके चारों कोणों का योगफल कहा जाए तो उसके चारों कोणों का योगफल हमेशा चार समकोण के बराबर होता है, या कह लीजिए 360 डिग्री होता है। तो ये आप लोग अच्छे समझ लीजिए कि कोई भी चतुर्भुज दिया हो कैसा भी बना हो, अगर उसके चारों अंतःकोणों का योग कहा जाए तो चारों अंतःकोणों का योग जो है चार समकोण या 360 डिग्री कह सकते हैं, कि चार समकोण या 360 डिग्री उसका होगा योगफल जो है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है चतुर्भुज की वह दो भुजाएं जिनका एक उभयनिष्ठ अंत बिंदु होता है कहलाती हैं। चतुर्भुज की वह दो भुजाएं जिनका एक उभयनिष्ठ अंत बिंदु होता है कहलाती हैं। तो देखिए पहला ऑप्शन है सम्मुख भुजाएं, दूसरा ऑप्शन है क्रमागत भुजाएं, तीसरा ऑप्शन है विकर्ण, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो देखिए इसका जो बा ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा क्रमागत भुजाएं। देखिए यहाँ पर कहा गया है कि चतुर्भुज की वह दो भुजाएं जिनका एक उभयनिष्ठ अंत बिंदु होता है कहलाती हैं। तो देखिए कोई भी चतुर्भुज मान लीजिए इस तरीके से बनाएंगे, तो इस तरीके से देखिए दो भुजाएं जो हैं इस तरीके से यहाँ पर देखिए एक अंत बिंदु होगा, देखिए उभयनिष्ठ अंत बिंदु, क्योंकि इस भुजा का यहाँ पर देखिए एक बिंदु है और इस भुजा का यहाँ पर एक बिंदु है, और ये दोनों अंत बिंदु हैं और ये दोनों भुजाओं पर पड़ रहे हैं। तो ये भुजाएं क्या कहलाएंगी, तो ये क्रमागत भुजाएं कहलाएंगी, यानी कि यहाँ से देखिए इस तरीके से ये और इसके बाद क्रम से ये भुजा पड़ रही, तो इस प्रकार से ये क्रमागत भुजाएं कहलाती, यानी कि इसका जो बा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है चतुर्भुज के अंतः कोण होते हैं। देखिए यहाँ अंत कोण लिखा है लेकिन अंत कोण नहीं, अंतः कोण होते हैं। देखिए पहला ऑप्शन है 2, और दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 4, चौथा ऑप्शन है 8। चतुर्भुज के अंतः कोण कितने होते हैं। तो देखिए इसका जो सा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 4, क्योंकि चतुर्भुज के 4 अंतः कोण होते हैं, त्रिभुज के 3 अंतः कोण होते हैं। तो ये आप लोग अच्छे समझ लीजिए। अंतः कोण का मतलब देखिए कोई भी चतुर्भुज मान लीजिए इस तरीके से बना हुआ है, तो इसके अंदर कितने कोण होंगे, तो यहाँ पर देखिए एक कोण ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है, यानी कि 3 अंतः कोण जो है त्रिभुज में होते हैं और चतुर्भुज में 4 अंतः कोण होते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर त्रिभुज में भी देख लीजिए, देखिए एक ये कोण हो गया, एक ये कोण हो गया और एक ये कोण हो गया। तो त्रिभुज में पूछा जाए तो 3 अंतः कोण होते हैं और चतुर्भुज में 4 अंतः कोण होते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है चतुर्भुज में संरेख होते हैं कोई भी। देखिए पहला ऑप्शन है 2 बिंदु, दूसरा ऑप्शन है 3 बिंदु, और तीसरा ऑप्शन है 4 बिंदु, और चौथा ऑप्शन है 6 बिंदु। तो देखिए इसका जो आ ऑप्शन है बिल्कुल
राइट आंसर हो जाएगा 2 बिंदु। देखिए कहा गया यहाँ पर चतुर्भुज में संरेख होते हैं। संरेख का मतलब एक ही रेखा पर पड़ते हो तो उन्हें क्या कहते हैं, संरेख बिंदु कहते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है चतुर्भुज में संरेख होते हैं कोई भी 2 बिंदु, यानी कि इस तरीके से मान लीजिए 2 बिंदु हैं और इस तरीके से ये देखिए संरेख इस तरीके से माना जाएगा, तो ये संरेख होते हैं। तो इस प्रकार से इसका जो ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 2 बिंदु। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है चतुर्भुज की रचना में आवश्यक बिंदु हैं। चतुर्भुज की रचना में आवश्यक बिंदु हैं। तो देखिए पहला ऑप्शन इसका 4 भुजाएं दोनों विकर्ण ज्ञात होना, दूसरा ऑप्शन है 3 भुजाएं दोनों विकर्ण ज्ञात होना, तीसरा ऑप्शन है 4 भुजाएं तथा एक कोण ज्ञात होना और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो देखिए इसका जो लास्ट वाला ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सा सा 2 जगह पर दिया हुआ, लेकिन ये सा नहीं, ये दा है। तो इस प्रकार से इसका जो दा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। यानी कि यहाँ पर कहा गया कि चतुर्भुज की अगर रचना हमें करनी हो तो उसके लिए आवश्यक बिंदु क्या हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर 4 भुजाएं और दोनों विकर्ण दिए हों तब भी रचना की जा सकती है, 3 भुजाएं दोनों विकर्ण ज्ञात हों तब भी रचना की जा सकती है और 4 भुजाएं तथा एक कोण अगर दिया है तब भी उसकी रचना की जा सकती है। तो इस प्रकार से इसका जो द ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है समांतर चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का योगफल होता है। समांतर चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का योगफल होता है। देखिए पहला ऑप्शन इसका 90 डिग्री, दूसरा ऑप्शन है 240 डिग्री, तीसरा ऑप्शन है 270 डिग्री और चौथा ऑप्शन है 360 डिग्री। तो देखिए इसका जो द ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 360 डिग्री। अभी आप लोगों को बता चुके हैं कि चतुर्भुज कैसा भी हो, अगर उसके अंतः कोणों के योगफल की बात की जा रही है तो आप 4 समकोण या 360 डिग्री उसको कह सकते हैं। तो वहाँ पर देखिए 4 समकोण दिया हुआ था और यहाँ पर 360 डिग्री दिया गया है। तो दोनों का मतलब एक ही है। 4 समकोण का मतलब, एक समकोण का मतलब 90 डिग्री होता है और 4 समकोण का मतलब देखिए 9 चौक 36 यानी कि 360 डिग्री हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप 4 समकोण भी कह सकते हैं और 360 डिग्री भी कह सकते हैं। तो कोई भी चतुर्भुज दिया है उसके अंतः कोणों की अगर बात की जाए तो चारों अंतः कोणों का योगफल कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सम चतुर्भुज के कोण होते हैं। सम चतुर्भुज के कोण होते हैं। तो देखिए इसका पहला ऑप्शन है बराबर, दूसरा ऑप्शन है समान, तीसरा ऑप्शन है समकोण और चौथा ऑप्शन है सम्मुख कोण बराबर। तो देखिए इसका जो द ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सम्मुख कोण बराबर। देखिए सम चतुर्भुज के जो कोण होते हैं वो सम्मुख कोण बराबर होते हैं। यानी कि मान लीजिए इस तरीके से कोई कोण अगर बना हुआ है, इस तरीके से देखिए तो ये सम्मुख कोण माना जाएगा और इसके सम्मुख कोण जो ये कोण है ये कोण इस कोण के बराबर होगा और ये कोण इस कोण के बराबर होगा। इसकी जो समचतुर्भुज की मेन परिभाषा होती है वो क्या होती है कि सम्मुख कोण इसके बराबर होते हैं और चारों भुजाएं बराबर होती हैं। और देखिए मान लीजिए इस तरीके से कोई जो है चतुर्भुज बना है तो ये क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। यानी कि चारों भुजाएं बराबर हों और जो इसके चारों कोण हैं वो चारों कोण अगर 90 डिग्री के हों तो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा जो है वर्ग। और जब जो है समचतुर्भुज की बात की जाए तो समचतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर होती हैं और सम्मुख कोण जो हैं वो बराबर होते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो है ये सीधा कोण इस तरीके से यानी कि समकोण बनाए। अगर समकोण बनेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। और यही अगर इस तरीके से थोड़ा सा टेढ़ा बना हुआ है तो ये वर्ग नहीं कहा जाएगा, ये क्या कहा जाएगा, समचतुर्भुज कहा जाएगा। तो इस प्रकार से इसका जो द ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ग की भुजाएं होती हैं। वर्ग की भुजाएं होती हैं। देखिए पहला ऑप्शन है केवल 2 सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, दूसरा ऑप्शन है सभी बराबर होती हैं, तीसरा ऑप्शन है सभी असमान होती हैं और चौथा ऑप्शन है केवल 2 आसन्न भुजाएं बराबर।
तो देखिए इसका जो बा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सभी बराबर। अभी आप लोगों को ऊपर बता भी चुके हैं कि वर्ग की जो होती हैं वो चारों भुजाएं बराबर होती हैं। देखिए सम चतुर्भुज की भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन इसके जो सम चतुर्भुज होता है इसके सम्मुख कोण जो है वो बराबर होते हैं। लेकिन जो है अगर इस तरीके से सीधा इस तरीके से बना दिया जाए, यानी कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, तो इसको जो है वर्ग बोलेंगे। और इस तरीके से मान लीजिए टेढ़ा बना हुआ है, यानी कि आमने सामने की भुजाएं समांतर बनी हुई हैं और सारी भुजाएं बराबर हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको समचतुर्भुज बोलेंगे। तो इस प्रकार से जो है आप लोग समचतुर्भुज और वर्ग में अंतर समझ गए होंगे। तो इसका जो बा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। आयत के विकर्ण परस्पर होते हैं, आयत के विकर्ण परस्पर होते हैं लंब, पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन बराबर, तीसरा ऑप्शन है असमान, चौथा ऑप्शन है समांतर। तो देखिए इसका जो बा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बराबर। देखिए कहा गया है कि आयत के विकर्ण परस्पर होते हैं, तो यहाँ पर जो बा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आयत जो होता है उसकी क्या होती हैं, सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, यानी कि आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं और चारों भुजाएं बराबर नहीं होती हैं। और इसका जो प्रत्येक कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। ये जो है आयत की कंडीशन होती है। और यहाँ पर देखिए कहा गया है कि आयत के विकर्ण परस्पर होते हैं, तो देखिए इसके जो विकर्ण होते हैं ये आपस में बराबर होते हैं। इस तरीके से देखिए ये विकर्ण जो हैं ये आपस में बराबर दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्रकार से इसका जो बा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं का एक युग्म परस्पर समांतर है, चतुर्भुज होगा। किसी चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं का एक युग्म परस्पर समांतर है, चतुर्भुज होगा। देखिए पहला ऑप्शन है समलंब, दूसरा ऑप्शन है आयत, तीसरा ऑप्शन है वर्ग और चौथा ऑप्शन है समचतुर्भुज। तो देखिए इसका जो आ ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा समलंब। देखिए यहाँ पर कहा गया है कि किसी चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं का एक युग्म परस्पर समांतर है तो चतुर्भुज होगा। तो देखिए एक युग्म अगर परस्पर समांतर होगा तो वो क्या कहलाएगा, समलंब कहलाएगा। देखिए इस तरीके से मान लीजिए एक ये समांतर भुजा है और ये इसके इस तरीके से समांतर है, लेकिन यहाँ पर देखिए इस तरीके से मान लीजिए बना हुआ, तो ये क्या होगा, ये समलंब चतुर्भुज होगा। यानी कि कोई दो भुजाएं उसके समांतर हों और दो भुजाएं समांतर ना हो तो उसको क्या बोलेंगे, उसको समलंब बोलेंगे। तो इस प्रकार से इसका जो आ ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ग की चारों भुजाएं होती हैं, वर्ग की चारों भुजाएं होती हैं। देखिए पहला ऑप्शन है असमान, दूसरा ऑप्शन है समान, तीसरा ऑप्शन है तिरछी और चौथा ऑप्शन है केवल दो समान। तो देखिए इसका जो बा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा समान, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है कि वर्ग की चारों भुजाएं होती हैं। तो अभी आप लोगों को ऊपर बता भी चुके हैं कि जो है वर्ग जो होता है उसकी चारों भुजाएं इस तरीके से देखिए बराबर होती हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये वर्ग हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण होते हैं, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण होते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन है बराबर, दूसरा ऑप्शन है असमान, तीसरा ऑप्शन समकोण, चौथा ऑप्शन है विपक्षी। तो देखिए इसका जो आ ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बराबर। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण होते हैं तो वो होते हैं बराबर। देखिए समांतर चतुर्भुज इस तरीके से बनता है, यानी कि इसकी जो आमने सामने की भुजाएं होती हैं वो दोनों जो है, यानी कि ये भी इसके समांतर होती है और ये इसके समांतर होती है, यानी कि इसमें जो दो भुजाओं का युग्म होता है दोनों युग्म जो है समांतर होते हैं। अगर एक युग्म जो है समांतर होता है तो समलंब चतुर्भुज कहलाता है, और अगर दोनों युग्म जो है समांतर होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, समांतर चतुर्भुज बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये इसके समांतर है और ये वाली जो है इसके समांतर है, तो इस प्रकार से ये समांतर चतुर्भुज होता है। और यहाँ पर कहा गया है कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण होते हैं, तो देखिए ये कोण जो है इस कोण के बराबर होता है और ये कोण जो है वो इस कोण के बराबर होता है। तो इस प्रकार से इसके सम्मुख कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। तो इसका जो आ ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। चतुर्भुज के प्रकार हैं, चतुर्भुज के प्रकार हैं। देखिए पहला ऑप्शन समलंब चतुर्भुज, दूसरा ऑप्शन है समांतर चतुर्भुज और तीसरा ऑप्शन है समचतुर्भुज और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो देखिए सभी को पता होगा कि ये सब जो है चतुर्भुज के ही प्रकार हैं, तो इसका जो द ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर
हो जाएगा। फिर आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि देखिए जो समलंब चतुर्भुज है वो भी एक चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज भी चतुर्भुज है, यानी कि ये सारे चतुर्भुज के ही प्रकार हैं। तो इस प्रकार से इसका जो द ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आयत एक चतुर्भुज है, आयत एक चतुर्भुज है। यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन दिया हुआ समलंब, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ समांतर, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ समचतुर्भुज और चौथा ऑप्शन दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो बा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा समांतर, क्योंकि आयत जो है, आयत में अभी जो है आप लोगों को बताए हैं कि जो है चतुर्भुज के आमने सामने की दोनों भुजाएं यानी कि दोनों युग्म समांतर होने चाहिए। तो जो आयत होता है इस तरीके से देखिए आयत बनता है, इस तरीके से मान लीजिए ये आयत इस तरीके से बनता है। तो इसमें जो है ये भुजा इसके समांतर होती है और ये भुजा इसके समांतर होती है। तो ये एक समांतर चतुर्भुज होता है और जो है इसको इसका जो बा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आयत एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण होते हैं, किसी चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण होते हैं। देखिए पूरक पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन संपूरक, तीसरा ऑप्शन है न्यून कोण, चौथा ऑप्शन है अधिक कोण। तो देखिए इसका जो बा ऑप्शन है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा संपूरक। देखिए कहा गया कि किसी चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण होते हैं। तो देखिए किसी चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है और संपूरक की परिभाषा होती है कि जब दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो वह दोनों कोण जो है एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, संपूरक कहलाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए जो है चतुर्भुज के चक्रीय चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं उनका योग जो है वो 180 डिग्री के बराबर होता है, यानी कि इसका जो बा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग होता है, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग होता है। देखिए ऊपर जो क्वेश्चन दिया हुआ था उसमें दिया हुआ था किसी चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण होते हैं, तो यहाँ पर देखिए आंसर हो जाएगा संपूरक। और यहाँ पर कहा गया है कि सम्मुख कोणों का योग होता है, तो देखिए सम्मुख कोणों का योग संपूरक भी कह सकते हैं। इसका संपूरक का मतलब होता है योग 180 डिग्री होता है। और यहाँ पर देखिए डायरेक्ट 180 डिग्री लिखा हुआ, तो यहाँ पर इसका जो बा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, यानी कि इसका जो बा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है चक्रीय चतुर्भुज ABCD की AB भुजा को E तक बढ़ाया गया। यहाँ पर देख लीजिए AB भुजा को E तक बढ़ाया गया है यदि कोण D, यहाँ पर देखिए ये कोण दिया हुआ है, कोण D 120 डिग्री हो तो CBE का मान ज्ञात कीजिए। CBE यानी कि ये कोण जो है हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए इसके लिए एक प्रमेय है कि जो चक्रीय चतुर्भुज का बहिष्कोण होता है, बहिष्कोण का मतलब देखिए ये सब जो है ये अंतः कोण है, ये कोण जो है ये सब क्या है, अंतः कोण है। और ये भुजा मान लीजिए आगे तक बढ़ाई गई तो ये बहिष्कोण है, ये भुजा अगर आगे तक बढ़ा दी जाए तो ये बहिष्कोण है, इसी तरीके से ये आगे तक बढ़ा दी जाए तो ये बहिष्कोण है, ये आगे तक बढ़ा दी जाए तो इस तरीके से ये बहिष्कोण है। तो देखिए जो चक्रीय चतुर्भुज होता है, चक्रीय चतुर्भुज का बहिष्कोण अपने सुदूर अंतः कोण के बराबर होता है। सुदूर का मतलब जो सबसे दूर हो उस अंतः कोण के बराबर होता है, ये एक प्रमेय होती है। तो यहाँ पर जैसे ये कोण है तो ये कोण देखिए इस कोण के देखिए ये नज़दीक पड़ रहा है, ये नज़दीक पड़ रहा है, ये नज़दीक पड़ रहा है और ये जो कोण है ये सबसे दूर पड़ रहा है। तो चक्रीय चतुर्भुज का बहिष्कोण अपने सुदूर अंतः कोण के योग अंतः कोण के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए अंतः कोण यहाँ पर 4 हैं, लेकिन चारों में जो ये कोण है ये सबसे दूर है, तो सुदूर अंतः कोण के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए जो सबसे दूर है वो कौन सा कोण है, ये कोण है, तो इसके बराबर हो जाएगा, यानी कि इस कोण का मान भी 120 डिग्री हो जाएगा। तो देखिए इसके ऑप्शन जो दिए हुए हैं तो वो क्या हैं, 120 डिग्री हैं, 60 डिग्री हैं, 180 डिग्री हैं और 270 डिग्री हैं। तो इस प्रकार से इसका जो आ ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 120 डिग्री। इसको आप लोग अच्छे से समझ लेना क्योंकि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस प्रकार से आज के सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। दोस्तों यदि हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुँचे। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।